जॉन, सबसे पहले आप ये बताइएगा कि वैसे अमेरिका की तरफ से मुसलसल ये कहा जा रहा है कि ईरान को तबाह कर दिया है, उनकी नेवी, उनकी एयरफोर्स को तबाह कर दिया है, उनकी लीडरशिप को कत्ल कर दिया गया है। कल पीट हेग्सेथ की तरफ से भी ये कहा गया कि जो लीडरशिप इस वक्त ईरान में मौजूद है वो भी छुप रही है, भाग रही है। लेकिन कल हमने देखा अल कुद्स के जो रैली के मौके पर अवाम भी बड़ी तादाद में मौजूद थी और वो लीडरशिप जो है ईरानी सदर समेत वो भी वहां पर मौजूद थे। क्या पैगाम दिया गया है ईरानी लीडरशिप की जानिब से अपनी आवाम को भी और अमरीका को खासतौर पर? बहुत बहुत शुक्रिया शादाब मुझे बुलाने के लिए। देखें, बिल्कुल $10 मिलियन की इंफॉर्मेशन की एक बाउंड्री भी है कि आप बताएं उनके वेयर अबाउट्स, बट सामने हमारे रैली में नज़र आ रहे थे वो सारे लोग जो मेंशन थे ऑलमोस्ट, सिवाय अयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई के। मेरे ख्याल में तो ज़ाहिर है एक शो ऑफ पावर और शो ऑफ रेटरिक है ये। यहाँ पे ईरानी अवाम को अच्छी तरीके से पता है एंड दे ऑल आर, मतलब यहाँ पे बिल्कुल खुल के लीडर्स घूम रहे हैं और इंटरेक्ट कर रहे हैं पब्लिक के साथ। एंड बिल्कुल यहाँ पर रिजॉल्व आपको नजर आ रहा है, जबकि दूसरी एंड पे ये सारी जो बातें हैं वो आई थिंक सिर्फ बातें ही हैं। और तेहरान की सिचुएशन क्या है? हम आपसे इस पे मुसलसल अपडेट लेते रहे। क्या बहुत सारे लोग वहां से वैसे नकल मकानी कर चुके हैं और कल जब ये रैली थी तो वापस आए थे? क्या सूरत हाल एग्जैक्टली? देखें, लोग तो तभी, जो लोग बाहर गए थे वो ज्यादातर लोग तो तभी वापस आ गए थे जब आयतुल्लाह खामनाई का पता चला कि उनकी शहादत हो चुकी है। तो तब लोगों ने कहा कि जब वो बंकर में नहीं रहे तो हम क्यों बंकर में रहें, और काफी सारे लोग वापस आए, मेरे जानने वाले वापस आए, और तेहरान जो है ऑलमोस्ट इस वक्त फुल हो चुका है क्योंकि ऑफिस भी दोबारा रिज्यूम हो चुके हैं। जहां तक बात रहती है स्ट्राइक्स की, तो कल भी स्ट्राइक्स हुई हैं, तेहरान के अंदर भी हुई हैं, कुम के अंदर भी हुई हैं, और इनफैक्ट तेहरान के अंदर दो जगहों पे, दो मकामात पे नॉर्मल जो स्ट्रीट्स हैं उसके ऊपर, बुरजर्द के अंदर फॉर एग्जांपल पूरी स्ट्रीट के अंदर गाड़ियां उड़ती भी गई हैं। बहुत खौफनाक जो है वो मंजर थे। एंड रैली के अंदर भी, जैसा कि आपने मेंशन किया अर्लियर, रैली के अंदर भी मेरे सामने जो है वो स्ट्राइक हुई और लोग टस से मस नहीं हुए। पुलिस स्टेशन के ऊपर कल रात को इन्होंने हमले किए हैं दोबारा, जितने भी पुलिस स्टेशन बच गए थे या जो चेक पॉइंट्स हैं बसीज के वो बच गए थे, उनके ऊपर इन्होंने दोबारा मिसाइल्स गिराई हैं, ये कोशिश करने के लिए ताकि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो। एंड आई थिंक दैट कल खर्ग में जो हुआ उसमें भी आपने देखा कि खर्ग का जो 90% ट्रांजिट रूट है ऑयल का ईरान का, उसके ऊपर इन्होंने जो है वो जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी उनको टारगेट किया, लेकिन ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ा हुआ है। और खर्ग के अलावा भी ईरान जस्क ऑयल फील्ड जो है उसके अंदर अपनी लोडिंग कैपेसिटी रखता है और वहां से लोडिंग करवाता हुआ आ रहा है। सो आई डोंट थिंक कि इस तरीके का, जिस तरीके का दिखाया जा रहा है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उस तरीके का नुकसान हो रहा है। ज्यादातर मासूम सिविलियंस ही इस वक्त अपनी जो है वो जाने दे रहे हैं इस जंग में। जॉन, खर्ग के हवाले से जो ट्वीट भी था डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें उन्होंने ये कहा है कि हमने बुरी तरीके से वहाँ पे बम्बार्डमेंट की है और सोफिस्टिकेटेड बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया है। और B-2 बॉम्बर कल बता रहे थे, सेंटकॉम की तरफ से बताया गया था कि वो इस्तेमाल होंगे। लेकिन ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को फिलहाल वो कह रहे हैं हमने निशाना नहीं बनाया, लेकिन वो कह रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ अगर मुकम्मल बंद रहा और वहाँ इजाज़त नहीं दी गई फ्री मूवमेंट की, तो फिर वो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बना सकते हैं। तो इसका खदशा है कि क्या ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे आपने खुद का 90% सप्लाई खर्ग से होती है, तो उसको निशाना बनाया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल ट्रांजिट खर्च से 90% ट्रेडिशनली किया जाता है। हाउएवर ऑयल फील्ड जो है वो 100 से ज़्यादा है ईरान के पास। ईरान डिपेंडेंट नहीं है सिर्फ खर्च के ट्रांजिट के ऊपर। हाउएवर एक सीरियस इशू तो बिल्कुल है, लेकिन देखिए, ना सिर्फ निशाना बनाया जा सकता है बल्कि ईरान को ही सबसे पहले निशाना बनाया गया था जब आपने तेहरान के अंदर शहराम ऑयल डिपो और जो रिफाइनरीज हैं उनके अंदर आपने देखा कि किस तरीके से इन्होंने जो है वो हिट किया और काले बादल पूरे शहर के अंदर छा गए। उसके रिटेलिएशन में हाइफा के अंदर जो हुआ और कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर जो हुआ, वो उसके रिटेलिएशन के ऊपर हुआ और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को ईरान ने फिर रिटेलिएटरी तौर पे निशाना बनाया। सेम चीज बैंकिंग के साथ और क्रिटिकल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भी थी कि पहले सिपा के ऊपर और मिली बैंक के ऊपर अटैक हुआ और उसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई में कहा कि हम बैंक्स को निशाना बनाएंगे। स्टिल ईरान इज स्टैंडिंग फर्म ऑन इट्स ग्राउंड आफ्टर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई स्टेटमेंट, और अभी भी पोजीशन यही आई थिंक शहजाद के कोई शिप मूव नहीं करवा पाया अमेरिका, रिगार्डलेस ऑफ देम क्लेमिंग कि उन्होंने पूरी नेवी खत्म कर दी है। एक तेल की बूंद भी वो नहीं ले जा पाई है, सुपर पावर जो $1 ट्रिलियन खर्च करती है अपने साल का। जी। और जॉन, ये बताइएगा, सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के सेहत के हवाले से कोई अपडेट, आपके सोर्सेज क्या कहते हैं? क्योंकि कल जैसे अगर अमरीकी बयान सुने तो वो कहते हैं कि बुरी तरह जख्मी है, इसीलिए ना कोई वीडियो पैगाम जारी हुआ, ना कोई ऑडियो पैगाम था, एक रिटन स्टेटमेंट उनकी जानिब से आया। देखिए, स्पेकुलेशंस तो बहुत सारे लोग करते हैं एंड आई थिंक कि प्रोटोकॉल्स जिस जिस हिसाब से अली खामनाई की शहादत हुई है उसके बाद प्रोटोकॉल ज़ाहिर चेंज हुए हैं, बट ओनली टाइम विल टेल। मैं अभी बिल्कुल भी, मैं सबको कहना चाहूंगा जो भी स्पेकुलेट कर रहा है कि इट्स क्लियर कि चीज़ों को जो है वो मैनिपुलेट किया जा रहा है और चेंज किया जा रहा है। यस, ही वाज इंजर्ड, पहला जो हमला हुआ था उसी में वो इंजर हो गए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे या वो बात नहीं कर रहे या वो डिसीजंस जारी नहीं कर रहे। जितने भी स्टेटमेंट्स आए हैं मैं कंफर्म कर दूं, इट इज फ्रॉम हिम।
एंड मैंने जितने भी लोगों से बात की है बिल्कुल सब यही कह रहे हैं कि उन्हीं के अपने स्टेटमेंट्स हैं ये, भले अब वो ऑडियो विजुअल जो है उसके अंदर कोई चीज़ ना हो, सही। बट ही इज़ द वन मेकिंग द डिसीजंस। एजाज चौधरी साहब, कल हमने देखा जो ईरानियन लीडरशिप है उसका रिजॉल्व नजर आया जब अल कुद्स रैली में खुद वो शामिल हुए अवाम के साथ, फिर रिटेलिएट भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका बार बार ये दावा कर रहा है, हर बड़े अटैक के बाद वो दावा करता है कि सरेंडर कर दो क्योंकि अगले दिन मैं ज्यादा तबाही करूंगा, और जीत के दावे भी कर रहा है। आपको लग रहा है कि अमेरिका के ये दावे दुरुस्त हैं कि वो कहीं ना कहीं उनको जीत हासिल हो चुकी है या जीत के करीब नजर आ रहे हैं वो? मुझे तो नहीं नज़र आ रहे जी जीत के करीब। ये बैटल ऑफ नर्व्स है। और ईरानियन गवर्नमेंट को उनका ख्याल था कि हम बड़ी जल्दी गिरा देंगे, वो गिरा तो नहीं सके। और मेरे ख्याल में बहुत ही बड़ा मिस कैलकुलेशन हो गया अमेरिका से। और ईरान को एक ही तरीका था गवर्नमेंट गिराने का कि वो यहाँ बूट्स लाते, जिस तरह इराक में किया या अफगानिस्तान में। लेकिन उधर भी एंड रिजल्ट तो उनके लिए ठीक नहीं हुआ, अपनी जानें भी इतनी ज़्यादा चली गई। तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका एक मुश्किल में फंस गया है कि एक तरफ तो ये चाहते हैं कि जंग रोके और ईरान भी जो है उसकी गवर्नमेंट जो है गिर जाए, और दूसरी तरफ कॉस्ट बढ़ती जा रही है उनकी, अपने लिए भी कई तरह से बढ़ रही है कॉस्ट। देखें ना आपकी, एक तो अमेरिका के अंदर जो आवाज़ें उठ रही हैं कि ये क्या, ये हमारी जंग थी या इसराइल की जंग है। और दूसरा, इसराइल के अंदर भी अब इसराइली जो ईरानी ड्रोन्स हैं वो पेनिट्रेट कर रहे हैं, हैफा से, तेल अवीव से खबरें आ रही हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये कि ये गल्फ़ की जो रियासतें हैं जो इतना डिपेंड करती थी अमेरिका के ऊपर, जहाँ 19 बेसिस अमेरिका ने वहाँ पे अपने बनाए हुए थे, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए हुए थे। आज ये आलम है कि वहाँ से कोई टैंकर्स नहीं जा पा रहे हैं, ऑयल टैंकर्स वहाँ पे, जहाँ से 138 के पता नहीं 140 टैंकर्स वो गुजरा करते थे, 20 मिलियन बैरल जाता था। और खुद गल्फ की देखना जो रियासतें हैं जहाँ कितना ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड होती थी, फाइनेंशियल सर्विसेज थी, उन सब का भी कॉन्फिडेंस शेक हो गया है। तो मुझे नहीं पता कि ये किस जंग को किस तरफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही जिस तरीके से भी ये होगी, मुझे तो ईरानी बहुत पूरा इत्मीनान नज़र आ रहे हैं। उनकी क़यादत जो है वो तो शराइत अब लगा रहे हैं कि हमें इंटरनेशनल गारंटीज चाहिए, जिसका मतलब ये है कि रूस और चीन को भी इन्वॉल्व कर लिया जाए। तो मुझे तो नहीं लगता कि अमेरिका के लिए कोई आसान चॉइसेस रह गई हैं। ठीक है, बहुत मिलिट्री माइट है, कारपेट बॉम्बिंग कर लेंगे, मैस मर्डर कर लेंगे, लेकिन ये ज़्यादा चीज़ें तारीख में उनके लिए ज़मीन पे बोझ पड़ जाएगा। मुझे लगता है कि अमेरिकियों के लिए मुश्किल बढ़ गई है जी।